देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पटनमपुरम से लेकर शीतला माता के मंदिर तक पहुंचने वाला वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन गया था। तो आइए जानते हैं उसी सफर से जुड़ा हुआ एक भयानक किस्सा जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं दक्षिण भारत के एक छोटे से जिले का निवासी हूँ। मैं अपने शहर के बारे में आपको खुलकर तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जो घटना मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा वो एक सच्ची घटना है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद मेरी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। तो मैं आपको बता दूं कि यह उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था। और जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो वैसे मुझे भी अपने काम पर फिर से लगना पड़ा था। काम स्टार्ट होने के चक्कर में काफ़ी मन्नतें पूरी होने लगी और मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम सभी अपने अपने काम पर लग जाएं। जैसे ही हम सभी काम में लग गए तब हमें काम से छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे ये ध्यान आया कि मुझे एक दिन शीतला माता के मंदिर तो जाना ही होगा। शीतला माता का मंदिर हमारे गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर था और शीतला माता के उस विशाल मंदिर के आजू बाजू में काफ़ी कम लोग सफ़र तय किया करते थे। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि उस मंदिर के अगल बगल में सफ़र करने पर लोगों की रूह कांप उठती थी। उस मंदिर के बगल में एक इतनी गहरी खाई थी जिसके अंदर झांकने से ही लोगों के शरीर में सनसनी मचने लगती थी। लेकिन मैंने काफ़ी बार उस खाई को झांक कर देखा था, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ और बाद में मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन आज जब मैं शीतला माता मंदिर के लिए निकलने वाला था तो मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं आज रात में निकल जाऊँगा और सुबह होते ही वहाँ से वापस लौट जाऊँगा। पहले तो मैंने ये सोचा कि अपने किसी दोस्त को साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर से मैंने अपने दोस्त को कॉल किया तो कोई भी कॉल को अटेंड नहीं कर पा रहा था और जिसने कॉल को अटेंड किया वो किसी मजबूरी में था, यानी कि मुझे अकेले ही सफ़र में जाना था। फिर मैं बिंदास होकर अपना सारा सामान पैक करके बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। पहले तो मैंने सोचा था कि टैक्सी बुक कर लेता हूँ, लेकिन फिर सुझाव आया कि अगर मैं टैक्सी बुक करूंगा तो एक तो किराया ज़्यादा लग जाएगा और ऊपर से वो टूटा फूटा रास्ता जिसके अंदर टैक्सी चलने के कारण पेट में दर्द होने लगेगा, जिस वजह से मैंने सोचा कि बस में ही चलूंगा। फिर उसके बाद मैं अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। दरअसल सामान के अंदर मैंने पहले तो भगवान के लिए कुछ प्रसाद रखा था और उसके साथ ही मेरी बीवी ने मुझे मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ वस्त्र दिए थे। मुझे उन वस्त्रों को माता के मंदिर में चढ़ाकर आना था, इसलिए मैं ठीक ठाक सामान लेकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद अब मुझे इंतजार था तो बस के आने का। कुछ देर के बाद बस स्टैंड पर मुझे एक बस आती हुई नजर आई और फिर मैं मौका पाते ही उस बस के अंदर चढ़ गया। जब मैं बस के अंदर चढ़ा तो मैंने सबसे पहले इसी बारे में पूछा कि बस कहाँ पर जा रही है। तब वहाँ के लोगों ने मुझे सबसे पहले शीतला माता के मंदिर के बारे में ही बताया। तो फिर मैं बिंदास होकर सबसे पीछे वाली सीट पर चला गया और आराम से बैठ गया। सफ़र लगभग 3 या 4 घंटे का होने वाला था और रात में ही माता के दर्शन करके वापस से घर लौटकर आने में ही मुझे अच्छा लगा, तो मैं रात में ही निकल पड़ा था। फिर उसके बाद बस खुल गई और बस के खुलते ही मैं विंडो से झांकते हुए बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर की ओर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे नींद के घेरे में डाल दिया और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। फिर दोबारा जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मैं उसी बस की आखिरी सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उस बस के अंदर मेरे अलावा ड्राइवर और कंडक्टर भी मौजूद थे। उसी वक्त मैं उठा और आवाज़ देने लगा, अरे ओ भाई साहब, ये शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? इतना सुनते उस कंडक्टर का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो कंडक्टर अब डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही मैंने उसे शीतला माता मंदिर के बारे में पूछा तो उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भाई साहब आप तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आए और शीतला माता का मंदिर तो कब का जा चुका है और अब तो हम उस मंदिर से करीब 70 किलोमीटर आगे आ गए हैं। इतना सुनते ही मैं अपना माथा पकड़कर बैठ गया और उस कंडक्टर के ऊपर भड़कते हुए बोला, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे शीतला माता के मंदिर ही उतरना है, अब मुझे वापस से वहीं पर लेकर चल, चाहे इसके लिए कुछ भी कर। इस वक्त वो कंडक्टर मुझे वहीं पर उतारना चाहता था, लेकिन मैं अब बस से उतरने को तैयार ही नहीं था। फिर बस वहीं पर रुक गई। तभी उसके अंदर बैठे ड्राइवर ने कहा, देखो भाई साहब, आप जानते नहीं हैं हम किस जगह पर रुके हुए हैं। अगर आपने हमें इस जगह पर रोकने की कोशिश की तो बहुत गलत हो जाएगा।
फिर मुझे लगा कि वो ड्राइवर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं भी उस पर चढ़ते हुए बोला, अबे तू कौन होता है बोलने वाला, चल मुझे अपने स्टैंड तक छोड़। अब मैं तो अपनी जिद पर अड़ गया था, लेकिन दूसरी तरफ कंडक्टर टेंशन में आ गया था। तभी बस के चारों तरफ किसी चीज के घूमने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस के आजू बाजू में कोई भाग रहा है। उस समय तो मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि बस के आजू बाजू में कौन है। मैं तो सिर्फ उस कंडक्टर के ऊपर चिल्लाता जा रहा था। तभी उस कंडक्टर ने कहा, सुनिए भाई साहब, यहाँ से ठीक आगे एक बस डिपो है। उस बस डिपो से कई सारी बस आती हैं जो आपको शीतला माता के मंदिर उतार देंगी, इसलिए आप कृपया करके नीचे उतर जाएं। मैं आपसे आगे का किराया नहीं लूँगा। जब उसने मुझे किराए की बात कही तो मेरा दिमाग ही खिसक गया और फिर मैं उसके ऊपर दोबारा भड़कते हुए बोला, मुझे नहीं पता और किस चीज़ का किराया दूँ मैं तुझे। तूने तो मुझे इतनी गलत जगह पर छोड़ दिया है जहाँ से वापस लौटना भी मुश्किल होता जा रहा है। तभी उस बस के अंदर बैठे ड्राइवर ने कहा, देखो भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस जगह पर बहस करना ठीक नहीं है, लेकिन अब आपको इस चीज़ का भुगतान करना होगा। अब तक तो मैं उस कंडक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क चुका था, तो उस ड्राइवर को ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर में उस कंडक्टर को 2-3 चांटे न मार दूँ। ड्राइवर भी अब बीच बीच में बोलने लगा था। फिर उसके बाद बस के अंदर किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर कोई लोहे को रगड़ रहा है। पहले तो मैंने अपने आसपास देखा पर कोई भी नजर ही नहीं आया। फिर उस बस ड्राइवर ने कहा, मैंने कहा था ना कि यहाँ हमारी बस का रुकना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। उसके इतना कहते ही वो बस जोर जोर से हिलने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसको पकड़कर हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी भारी बस को हिलाना किसी इंसान के काबू की बात नहीं थी। फिर उसके बाद जब मैंने बस की विंडो से बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बस के बाहर मुझे एक बड़ा सा साया नजर आ रहा था। काला काला जैसा कुछ था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है। तभी बस में बैठे उस ड्राइवर ने आवाज़ देते हुए कहा, देखो भाई साहब, अपनी मुंडी को बस के अंदर कर लो, वरना तुम्हारी मुंडी के 2 भाग बढ़ जाएंगे। इतना सुनते मैंने उससे कहा, तू मेरी चिंता मत कर और अपने काम से काम रख। और फिर ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उस बस का स्टार्ट हो पाना अब नामुमकिन लगने लगा था। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद बस के अंदर कोई आने लगा। दरअसल बस के अंदर किसी की दस्तक होने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अपने जूतों को पटकते हुए इस बस के अंदर पहुंच गया है। एक पल के लिए मैं उसी की तरफ देखने लगा। फिर मैंने देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने कोई आदमी बस के अंदर दाखिल हुआ है। अब मेरी नज़र उसी के ऊपर टिक गई थी। फिर वो आदमी बस के सबसे आगे वाली सीट के पास पहुंचा और उसी सीट के ऊपर बैठ गया। उसके साथ ही वो कंडक्टर भी जिस जगह पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर और कंडक्टर इन हरकतों के बारे में जानते हैं। जिस तरह का उनका रिएक्शन था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में तनिक भी नहीं जानता था। मैं ड्राइवर के मुंह की तरफ देख रहा था। फिर कंडक्टर ने मुझे अपनी आंखों से इशारा करते हुए अपनी मुंडी को नीचे झुकाने को कहा। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने गर्दन को नीचे की तरफ मोड़ लिया और चुपचाप बैठ गया। कभी कभी मैं चुपके चुपके से उस आदमी को देखता रहता था जो सामने बस के आगे वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था। तभी वो कंडक्टर धीरे धीरे मेरे पास पहुंचा और मेरे बगल वाली सीट पर आकर बहुत धीमे से बैठ गया। फिर मैंने उससे कहा, यार यहाँ पर क्या चल रहा है? और हाँ, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मुझे चुपचाप से शीतला माता मंदिर के पास जाना है। कुछ भी करके मुझे वहाँ पर पहुँचा दो। मैंने इन लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा धीमे से कहा था, तो उसे शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। और फिर मैं थोड़ा गुस्से में आकर ज़ोर ज़ोर से उससे ये सब बातें बताने लगा। इस बार जब मैंने ज़ोरों से ये सब बातें कही तो उस कंडक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई, मानो मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। तभी वो कंडक्टर अपनी सीट से उठा और तुरंत ही विंडो को तोड़ते हुए वो नीचे कूद गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जिस तरीके से उसने कांच को तोड़ा था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे उसकी मौत भाग रही है। तभी बस के आगे वाली सीट पर बैठा वो शख्स अपने मुंह से जानवर की तरह अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। अब तो मैं भी समझ गया था कि हाँ, कुछ अजीब होने वाला है। तभी वो अपनी सीट से उठा और जब मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उसका मुंह किसी आम इंसान की तरह नहीं था। दरअसल उसका मुंह किसी भयानक प्रेत की तरह लग रहा था। उसके मुंह के अंदर काले काले गहरे गड्ढे बने हुए थे और उस शख्स का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था कि हर कोई उसके चेहरे को देखकर बुरी तरह से कांप जाए।
उसके बाद मैं भी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे भी कितना हट सकता था, क्योंकि पीछे की तरफ वो अंतिम सीट थी। फिर उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। उसने मुझे इतनी ज़ोर से गिराया कि मैं उसी बस के अंदर पड़ी सीटों के ऊपर ज़ोर से नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मेरे जिस्म पर कई जगह पर चोट लग गई। और वो चोट इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मैं दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ पर मेरी सहायता करने वाला कोई भी मौजूद ही नहीं था। कुछ देर तक तो ऐसे ही मैं चिल्लाता रहा, और फिर उसके बाद वो बस ड्राइवर मेरे पास भागते हुए आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगा। मैं ऐसी दर्दनाक अवस्था में था कि इस तरह की हरकत मुझे और भी ज़्यादा दर्द कर रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिस वजह से अब सब कुछ मेरे समझ से बाहर हो गया था। जब तक बस का ड्राइवर मेरे पास पहुंचा था, तब तक वो काला दिखने वाला साया वहां से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो साया अब कहीं पर गुम हो गया है, क्योंकि चारों तरफ देखने के बावजूद भी वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। दिल के अंदर एक सुकून तो था, लेकिन दूसरी तरफ जैसे वो ड्राइवर मुझे बस के अंदर घसीट रहा था, तो मुझे अपने बदन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं अपनी जान बचा लूँगा, तो मुझे क्या पता था कि वही स्थान मेरे लिए अब और भी ज़्यादा डरावना साबित हो जाएगा, क्योंकि उस बस ड्राइवर ने मेरे साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसने मुझे एक पल के लिए अंदर तक हिला कर रख दिया। दरअसल उसने मुझे बस से नीचे पटक दिया, और फिर जैसे मैं बस से नीचे गिरा तो उनकी बस भी आराम से स्टार्ट हो गई। बस के स्टार्ट होते ही बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौका पाते ही दोनों ही वहां से निकल गए, और इस बात से मेरे अंदर उन दोनों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। अब वो दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने लगे थे। बस के वहाँ से निकलते ही मेरा तो पूरा जीवन अब खतरे में फंस गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं तो मौत की गोद में समा गया हूँ, और ऊपर से मेरा पूरा शरीर दर्द से करा रहा था। हाथ पैर और कमर के अंदर बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई थी, जिस वजह से शरीर अकड़ गया था, और कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई अपने कदम पटकते पटकते मेरे पास आ रहा है, और ये पहली बार नहीं था जब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। मैंने कुछ देर पहले भी ऐसे ही कदमों की आहट को महसूस किया था। उस वक्त मैंने किसी तरह अपनी मुंडी को दूसरी तरफ हिलाना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद जैसे मैंने पलटकर अपने आजू बाजू में देखा, तो मैंने पाया कि मैं जिसके कदमों की आहट को सुन रहा था वो वही भूतिया आदमी था, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसकी आकृति भी काली काली रूप में नजर आ रही थी। उस वक्त डर के मारे मेरा हाल बेहाल होने लगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मेरे मुंह से तो कोई भी आवाज़ ही नहीं निकल पाई। फिर उसके बाद उस आदमी ने मुझे एकदम से पकड़ लिया और मुझे बीच सड़क के ऊपर घसीटने लगा। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त मेरे शरीर को घसीटकर वो कहाँ पर लेकर जाना चाहता था। मैंने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जहाँ वो आदमी चाहेगा मुझे वहीं पर लेकर जाएगा, और यही सोचकर मैं उसी तरफ पड़ा रहा। हालांकि सड़क के ऊपर कंकड़ पत्थर जैसे मेरे शरीर से चिपक रहे थे, तो दर्द के मारे मुंह से चीख तो नहीं निकली, लेकिन मेरे आंखों से आंसू जरूर बहने लगे थे। ऊपर से मेरा मोबाइल फोन भी अब काम करना बंद करने लगा था। उसके बाद वो आदमी मुझे घसीटते हुए पता नहीं कहाँ पर ले आया। मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां आजू बाजू में मुझे सफ़ेद रंग की एक बड़ी सी छतरी नजर आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई शमशान घाट है, क्योंकि अक्सर शमशान घाट के अंदर ही सफ़ेद रंग की छतरी होती है और उसके ऊपर गोला आकार में कुछ बना हुआ होता है। जब मैं उठकर बैठने लगा तो मैंने देखा कि सच में ये कोई शमशान घाट था, और इस घाट के चारों तरफ एक खाई बनी हुई थी। इस खाई का ताल्लुकात कहीं ना कहीं भूत प्रेत से होता होगा। एक वीरान शमशान घाट में पहुंचने के कारण मेरे शरीर के पुर्जे पुर्जे में डर का खून बह रहा था, लेकिन अब मैं बुरी तरह डर गया था। मैं किसी बेबस इंसान की तरह वहीं पर पड़ा रहा, और उसके बाद मुझे लगा कि कोई तो है जो मेरे आजू बाजू में चक्कर काट रहा है, और मुझे उसके घूमने का एहसास हो सकता है। उस वक्त मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी, और कुछ देर के बाद ही उसी वीरान पड़े शमशान घाट के अंदर मुझे किसी के जूतों की आवाज़ आने लगी। मुझे इतना तो मालूम पड़ गया था कि ये वही साया है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठते हुए अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा। तभी कोई आदमी मेरे पास आया और मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। मुझे सिर्फ उसका एहसास हो सकता था। मैं उसके चेहरे को नहीं देख पाया, और मैं उठने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैं अपने शरीर को संभाल ही नहीं पा रहा था।
तभी उसने मेरे पैरों को पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पैरों को बांध रहा है। किसी तरह जब मैं नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा तो एक पल के लिए मेरी सांसें गले में अटक गई। दरअसल मैंने देखा कि वो शख्स बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी खोपड़ी में आग चल रही थी और उसके चेहरे पर एक ही आंख थी। उसका पूरा का पूरा जबड़ा नीचे से फटा पड़ा था। इसका मतलब साफ था कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक शैतान था। मुझे क्या पता था कि शैतानों की इस बस्ती में ना जाने कितने शैतान होंगे जो मुझे अपने दर्शन दे देकर डरा कर रख देंगे। फिर उसके बाद उसने मेरे पैरों को बांध दिया और फिर से मुझे घसीटने लगा। वो काला साया अब मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी जगह अब दूसरे शैतान ने मेरे साथ घिनौनी हरकत करना शुरू कर दिया था। फिर वो मुझे घसीटते हुए उस शमशान घाट के अंदर मौजूद एक प्लेटफार्म के नीचे लेकर आया जो ऐसे ही सुनसान पड़ा था। उस शमशान घाट के अंदर गांव के लोगों के द्वारा कुछ नए नए प्लेटफार्म बनाए जाते हैं और उसी प्लेटफार्म के नीचे जाकर उसने मुझे पटक दिया। ऊपर की तरफ काफी ज्यादा प्लेट डाली गई थी जो काफी दूरी में अपनी छाया बिखेरे रहती थी। यानी कि अगर किसी इंसान का स्वर्गवास होता था तो आंधी और तूफान के दौरान उसे उन प्लेटों के नीचे ही दफनाया जाता था। मैं इस बात को तो समझ गया था, लेकिन अब मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि मुझे अपनी जान कैसे बचानी है। क्या मैं भी इसी शमशान घाट के अंदर जला दिया जाऊंगा? क्योंकि उनके हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा था कि बस कुछ ही देर के बाद ही अपनी मौत की यात्रा शुरू कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद किसी ने मुझे लेटाने के बजाय बैठा दिया और फिर मुझसे अजीब से सवाल पूछने लगा। उस समय मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई जवाब दे सकूं, क्योंकि दर्द के मारे मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। उसने मेरे सामने सवाल जताते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम जानते हो तुम्हें उस रोड के ऊपर गिरने की क्या सजा मिलने वाली है? तो मैंने अपनी गर्दन से ना में जवाब दिया। तभी मेरे सामने से आवाज आई, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो, अपनी नजर उठाकर मेरी ओर देखो। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि किसी का चेहरा देखने के मूड में नहीं था। मैंने अपने चेहरे के आगे अपने दोनों हाथों को लगा लिया क्योंकि मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक तो वो वीरान पड़ा शमशान घाट और ऊपर से वहां पर होने वाले अजीब अजीब हादसों ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अब उन आवाजों का आना बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है और जो लोग मुझे यहाँ घसीट कर लाए थे अब वो वहां पर मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी आंखों को खोलना शुरू कर दिया और जैसे मैंने नजर उठाकर अपने सामने की तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया। एक सुकून तो मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर एक डर भी बैठा हुआ था कि आज मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। मैं अपनी नजर उठाकर इधर उधर देखता रहा, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर ही नहीं आता। इन चीजों ने मुझे काफी ज्यादा डरा रखा था। तभी मुझे वहां पर मिट्टी से बना हुआ गोल गोल आकार का कुछ दिखाई देने लगा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई तांत्रिक द्वारा बनाई गई चीज है। मैं धीरे धीरे खिसकते हुए उसके पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे हाथ में मुझे एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जिस वजह से मेरा हाथ अपने आप ही पीछे की तरफ चला गया और वो जोरदार झटका इतने जोर का था कि मेरे पूरे हाथ में सनसनी मच गई। तभी वहां पर फिर से किसी का आगमन हुआ और इस बार जैसे वो आवाज आने लगी थी तो किसी तरह मैंने हिम्मत करके अपने आप को उठाया और उसके बाद सामने की ओर से नजर आने वाली खिड़की से मैं नीचे कूद गया। जैसे मैं खिड़की से नीचे कूदा तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ तो जंगली झाड़ियां बनी हुई थी और खासकर उन झाड़ों के अंदर से भाग पाना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन जब इंसान के पीछे कयामत पड़ी होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं तुरंत ही उस खिड़की से नीचे कूद गया और उस खिड़की से नीचे कूदते हुए जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे जंगली झाड़ियां तो नजर आ रही थी, लेकिन वहां से भागने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ था। मैं तुरंत ही डगमगाते हुए उस रास्ते पर भागने लगा और इस बार मैंने ज्यादा नहीं सोचा और ना ही पीछे पलट कर देखा। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही मुझे अपने पीछे की ओर से किसी जानवर की दहाड़ने जैसी आवाज आने लगी और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई खूंखार जानवर दहाड़ रहा है और उसके दौड़ने की आवाज मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए मैं वहां से भागने लगा। मेरा सारा का सारा सामान वहीं पर छूट गया था, लेकिन सामान तो दूर की बात थी, मुझे तो अपनी जान बचानी थी।
फिर मैं जल्दी से भागता हुआ उस वीरान इलाके से बाहर निकला तो मुझे वहां पर एक छोटा सा कमरा नजर आया। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे के अंदर कोई रहता है। उसके बाद मैं भागता हुआ उस कमरे के पास पहुंचा और जैसे मैंने उस कमरे को खटखटाया तो उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला और उस आदमी के बाहर निकलते ही मेरी सांस में सांस आई। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, मेरी जान खतरे में है, आप मेरी सहायता कीजिए। फिर उस आदमी ने मुझे जल्दी से अपने कमरे के अंदर बुला लिया। फिर कमरे में पहुंचने के बाद मैंने उस आदमी को सारी बात बताई तो उसने मुझे चैन से सांस लेने को कहा और उसने मुझे एक गिलास पानी भी पिलाया। पूरी रात मैं वहीं पर रहा और उस आदमी ने सच में मेरी इतनी सहायता की थी कि मैं उस दिन जिंदा बच गया। तब मुझे पता चला कि आज की दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी मौजूद हैं। इंसानियत होने के नाते ही उस आदमी ने मेरी सहायता की थी, वरना इतनी रात को भला कौन अपने कमरे में किसी को आने देता है। उस दिन मेरी जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि उस दिन के बाद मैं आज तक कभी भी रात में सफ़र नहीं करता और घर लौटने के बाद भी मेरे बदन में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर आज भी मैं उस बस वाले को ढूंढता हूँ और उससे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उस दिन उसने मुझे वहाँ क्यों पटक दिया था और वहाँ ऐसा क्या है जो मुझे शमशान घाट में ले जाया गया। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ना ही तो मैं आज तक उस बस को ढूंढ पाया हूँ और न ही भूत प्रेतों की सच्चाई जानने में सफल हुआ हूँ। खैर, अब तो मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।